देख रहे हैं डार्क टीवी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कोरोना में लॉकडाउन खुलने के बाद दो दोस्तों ने, अजय और विजय ने घूमने का प्लान बनाया। पिछली बार लॉकडाउन की वजह से छुट्टियों में कहीं जा नहीं सके, इसलिए अब की बार लॉकडाउन खुलने के बाद उन दोनों ने घूमने का प्लान बनाया। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठे और विजय गाड़ी ड्राइव करने लगा। धीरे धीरे शाम होने लगी और टप टप करके बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी। तभी अजय बोला, वाह क्या मौसम है, आज तो मजा आ गया सच में। तभी विजय बोला, यार अंधेरा होने वाला है, चल वापस चलते हैं। नहीं यार, देख तो कितना अच्छा मौसम है, ऐसे मौसम में वापस जाना बेवकूफ़ी है। तभी विजय बोला, नहीं यार देख रात होने वाली है, चल वापस चलते हैं। अबे तू बस ड्राइव कर और इससे ज़्यादा मज़ेदार मौसम का आनंद ले। अजय विजय की बात नहीं मानता और उसको ड्राइव करने को बोलता है। तभी विजय देखता है कि उसकी गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी है। उस औरत को बचाने के लिए विजय गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाता है। इससे गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। दोनों दोस्त जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अजय विजय से गुस्से में बोलता है, यार तुझे ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? देख पेड़ से ठुकवा दी। अभी सुनसान जगह पर जहाँ पर कोई गांव क्या कोई इंसान भी नहीं है, रिपेयरिंग शॉप कैसे ढूंढेंगे? तभी विजय बोला, यार इसमें मेरी क्या गलती? वो औरत अचानक मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई और उसको बचाने के लिए तो गाड़ी मुझे ऐसे करना ही पड़ेगा ना। कैसी औरत? कौन सी औरत? यहाँ तो कोई औरत नहीं है। अरे कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी। देख तू कोई बहाना मत बना और जल्दी से रिपेयरिंग शॉप ढूंढ। मेरा विश्वास कर भाई, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। अजय फिर से विजय की बात नहीं मानता और रिपेयरिंग शॉप ढूंढने लग जाता है। वो एक बहुत ही सुनसान जगह थी। एक तरफ से पत्तों के गिरने की आवाज़ तो दूसरी तरफ हवाओं के तेज चलने की आवाज़। बारिश और आंधी ने भी भयंकर रूप ले लिया था। चांद भी बादलों ने पूरी तरह से घेर लिया था। अमावस्या की रात लग रही थी। अजय आगे चल रहा था और विजय पीछे। तभी उन दोनों को दाएं तरफ की एक हल्की सी रोशनी दिखी। उन दोनों को लगा कि शायद उनको वहां कोई इंसान मिल जाए जो उनकी मदद कर सके। वो दोनों उस रोशनी की तरफ जा ही रहे थे कि तभी एकदम से अजय को किसी चीज से ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो विजय गायब था। वो तेज तेज चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ तो सन्नाटे में बदल गई। तभी बिजली कड़कती है और हल्की सी रोशनी में अजय को दिखता है कि वहाँ पर विजय के कपड़े पड़े हुए हैं और वहाँ पर एक खून का निशान बना हुआ है जहाँ पर विजय को ले जाया गया था। अजय उस खून के निशान का पीछा करता है और झाड़ियों में चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर फिर से बिजली कड़कती है और जो बिजली से हल्की सी रोशनी आती है उससे अजय को दिखता है कि उसके पैर के पास बहुत सारा खून पड़ा है। उस खून को देखकर अजय के पसीने छूट जाते हैं और किसी अनहोनी की आशंका से वो थर थर कांपने लगता है और सोचने लगता है कि कहीं ये खून विजय का तो नहीं। अचानक ये क्या हो गया विजय के साथ? फिर धीरे धीरे उस खून के निशान को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगता है जंगल और भी घना और डरावना होता जाता है। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद खून के निशान खत्म हो जाते हैं। जहाँ खून के निशान खत्म होते हैं उसी के सामने अजय को एक बहुत बड़ा लोहे का गेट दिखता है। ना चाहते हुए भी वो कांपते हाथों से गेट को खोलता है और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तभी गेट अपने आप खुल जाता है। वो कांपते कांपते जैसे ही अंदर जाता है खट की आवाज़ आती है और गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। अजय पूरी तरह से डर जाता है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसको लगता है कि उसके पैर से कुछ टकराया। जैसे ही वो नीचे देखता है वो थर थर कांपने लग जाता है
उसके पैर के पास एक औरत की आधी कटी हुई लाश पड़ी थी जिसका सिर कटा हुआ था। उस लाश को देखकर अजय के पसीने छूट जाते हैं। पहले तो उसको लगा कि यह विजय की लाश है, लेकिन जब उसको पता चला कि यह औरत की लाश है तो वो समझ जाता है। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर वो एक कब्र के गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरते ही वो देखता है कि विजय एक हाथ में फावड़ा लिए गड्ढे को भर रहा है जिसमें अजय गिरा हुआ था। तभी अजय उसको बोलता है, अरे विजय, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन विजय उसकी एक नहीं सुनता और पूरा गड्ढा भर देता है। सिर्फ अजय का सिर ही बाहर रह जाता है और शरीर गड्ढे के अंदर। वो देखता है कि विजय हवा में उल्टा लटक कर शैतानी हंसी हंस रहा है। तभी तो काली परछाइयां आती हैं और एक परछाई विजय का पहला पैर तो दूसरी परछाई विजय का दूसरा पैर पकड़ लेती है। तभी दोनों परछाइयां विजय के दोनों पैरों को एक साथ खींचती है और विजय को बीच में से चीड़ फाड़ देती है। लेकिन ये क्या, विजय तो आधा कटकर भी शैतानी हंसी हंस रहा है। तभी अजय देखता है कि विजय का आधा कटकर फिर से हाथ में फावड़ा लिए खड़ा है और जो अजय का सर बाहर रह गया था वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। मगर तभी अचानक से वहां पर पता नहीं एक साधु के भेष में कोई आदमी आता है और उस आदमी को देखते ही विजय पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। वो साधु अपने मन ही मन में कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था और जल्दी जल्दी फावड़ा लेकर अजय को कब्र से बाहर निकाल रहा था। जैसे ही अजय कब्र से बाहर निकला, उस साधु ने अजय को कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, जितना जल्दी हो सके अपनी गाड़ी में जाओ और यहाँ से निकलो। इस पर अजय बोलता है, पर मेरा दोस्त। इस पर बाबा बोलते हैं, उसे कुछ नहीं हुआ, ये सब एक छलावा था, वो गाड़ी में मिलेगा, जाओ जल्दी निकलो यहाँ से। जिसके बाद अजय वापस अपनी गाड़ी में आता है तो देखता है कि विजय वहीं गाड़ी में ही बेहोश पड़ा है। जिसके बाद वो अपने दोस्त विजय को लेता है और सीधा वहां से बाहर निकलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रोहित और उसका दोस्त अजय घूमने के लिए कुल्लू मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो दोनों अपने होटल की ओर जा रहे थे तभी अचानक मौसम खराब हो गया। खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। रोहित और अजय ने सोचा कि अपने होटल तो आज नहीं जा सकते, इसलिए यहीं आसपास किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लिया जाए और सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल ढूंढने लगे। आसपास कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सकें। काफी समय बीत जाने के बाद उन दोनों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। रोहित ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बुढ़े ने एक इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। रोहित बुढ़े के बताए हुए रास्ते की तरफ अपनी कार लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन दोनों को एक होटल दिखाई दिया। रोहित और अजय ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर जाकर उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी दे दी। रोहित और अजय चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 302। रोहित और अजय चाबी लेकर कमरे की ओर चल रहे थे। होटल के हर मंजिल पर चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पर था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन्हें तो बस एक रात ही गुजारनी थी, इसलिए वो लोग
अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उस कमरे में तो काफ़ी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ हो और वहाँ ना पीने का पानी था और ना ही कुछ खाने को रखा हुआ था। रोहित ने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। वो नहाने के लिए बाथरूम में गया। उसने नल चलाया तो उसमें से खून निकलने लगा। ये सब देखकर रोहित बहुत डर गया। वो तुरंत बाहर निकला और वहाँ पर रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसे सुनकर रोहित और भी ज़्यादा डर गया। उसने तुरंत बाद ही वापस उसी फ़ोन पर कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। रोहित ने जवाब दिया, ये आपने हमें कैसा कमरा दिया है? ना तो यहाँ पर पीने का पानी है और ना ही नहाने का। हर नल से बस पानी की जगह खून निकल रहा है। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है। आप जल्दी यहाँ आइए और ये सब ठीक करिए। होटल के स्टाफ ने सारी बात सुनी और इस बात की माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। इस पर राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 302 है शायद। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए रोहित से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं? रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, क्या मजाक कर रहा है? आप ही ने तो दिया था इस कमरे की चाबी हमें। आप ही लोगों ने तो हमें इस कमरे में भेजा है। स्टाफ सहमी सी आवाज में बोला, सर जितना जल्दी हो सकता है उस कमरे से आप लोग बाहर निकलिए और नीचे आइए। रोहित ने इस पर पूछा, क्यों, क्या बात है? स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप लोग वहां से बाहर निकल जाइए। वो आपकी जान को उस कमरे में बहुत खतरा है। इतना सुनते ही रोहित और अजय कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोहित ने पूछा, कौन है? बार बार पूछने पर भी कोई आवाज़ नहीं आई। तभी उस रूम की लाइटें चली गईं। रोहित और अजय अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी से फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फ़ोन पर कॉल आया। रोहित ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं? इस पर रोहित ने जवाब दिया, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया जो बोल रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने रोहित से कहा, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना। अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही रोहित और अजय दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने के लिए ऊपर आ रहे हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आए हैं, आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। साथ में कुछ और लोगों की भी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए रोहित और अजय ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का ही स्टाफ था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी नीचे आ गए। रोहित ने काउंटर पर देखा पर वहाँ पर कोई तीसरा स्टाफ था जिसने रोहित को चाबी दी थी, वो कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें रोहित ने वहाँ के लोगों को बताई। उन लोगों ने रोहित से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 302 के बाथरूम में उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। तब से उसी की आत्मा इसी होटल में भटकती रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करती है जो कमरा नंबर 302 के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कमरे की चाबी कैसे मिल गई। तभी स्टाफ के एक सदस्य ने मैनेजर से कहा, सर आज उसकी मौत की 3री वर्षगांठ है, शायद इसलिए वो ये सब कर रहा है।